भ्रमण। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम अपने दर्शकों को जनता की समस्याओं के बीच लेकर चलेंगे, उनकी समस्याओं को सामने रखने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम फिलहाल झारखंड की समस्याओं से अपने दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। इसी क्रम में हमने सबसे पहले हजारीबाग लोकसभा के क्षेत्रों का दौरा किया। हमने आज़ाद सिपाही के संवाददाताओं से भी मुलाकात की। उनके माध्यम से हम ग्राउंड लेवल की समस्याओं को जाना, चूंकि वे उन समस्याओं के बीच रह रहे हैं और उन्हीं जगहों पर रिपोर्टिंग करते हैं। उसके बाद आज़ाद सिपाही की टीम, जिनमें राकेश सिंह, सुनील सिंह, सूरज कुमार, प्रदीप ठाकुर, अर्जुन सिंह और आज़ाद सिपाही के लोकल संवाददाता शामिल हैं, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जाना और समझा। हमने हजारीबाग के डीआईजी सुनील भास्कर से भी मुलाकात की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में भी जाना। पेश है भ्रमण की पहली कड़ी, जहां आप कुज्जू, हजारीबाग और आसपास की जगहों की समस्याओं से अवगत होंगे। जब आप लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे तो जानेंगे कि झारखंड की जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रही है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र आज भी विकास की बांट जोह रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण और उससे पनपती बीमारी, पलायन, विस्थापन का दंश और डर, अपराध, भ्रष्टाचार और ट्रैफिक के मुद्दे आज भी इस लोकसभा क्षेत्र में हावी हैं। यह मात्र हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की समस्या नहीं है, संभवतः समस्त झारखंड इन समस्याओं से जूझ रहा है। प्रस्तुत है भ्रमण राकेश सिंह के साथ। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह, मेरे साथ हैं सुनील सिंह और प्रदीप ठाकुर। कैमरा में हैं सूरज कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। इसी को लेकर हम नया शो शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भ्रमण। फिलहाल अभी हम झारखंड भ्रमण पर हैं। आज हमारा पहला डेस्टिनेशन है हजारीबाग। हम वहाँ की जनता से जानेंगे कि इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करेंगे। तो सुनील जी, चला जाए। आज़ाद सिपाही की टीम अब निकल रही है हजारीबाग। आइए आइए आइए, अमरजीत जी आइए आइए, इधर आइए। अभी हम कुज्जू में हैं। आइए, सत्तू पीजिए, आपके लिए सत्तू बना के रखे हैं। नमस्कार नमस्कार। लीजिए लीजिए, आप लोग भी पीजिए। यहाँ आपको मैंने इसलिए बुलाया है। आप बैठिए। यहाँ जो कुज्जू में आम लोगों की जो समस्याएं हैं, सबसे पहले आप उसके बारे में बताइए और क्या वह समस्या ही इस चुनाव का मुद्दा बनेगा। नमस्कार सर, ऐसा है कि यहाँ पॉल्यूशन का मुद्दा सबसे ज़्यादा छाया है और दूसरा में बहुत ऐसे कोल्वरी फिलहाल बंद हैं जिसको चालू होने से यहाँ का विकास बढ़ेगा। और भी कई समस्याएं हैं, लेकिन ये दो प्रमुख मुद्दा है, पॉल्यूशन और बंद पड़ी कोल्वरियाँ। और रेलवे की कोई समस्या? रेलवे के पास ही साइडिंग है और रेलवे से जुड़ा एक और महत्वाकांक्षी योजना लोगों को पहले था जहन में कि फ़िलहाल यहाँ पर इंटरसिटी, वंदे भारत और ये कोल्वरी क्षेत्र है जो रेलवे विभाग को ही बहुत मतलब मुनाफा देता है, लेकिन फिर भी वंदे भारत जैसे ट्रेन और इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। इस संबंध में पूर्व के दौरान मतलब पहले कुछ दिन पहले सांसद महोदय श्री जयंत सिन्हा को भी इससे अवगत कराया गया था। उन्होंने
एक मीटिंग के दौरान भी उन्होंने इंटरसिटी ठहराव पर बात किया था कि ठहराव कराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल। और वहीं पॉल्यूशन के मुद्दे को करीब करीब 10-12 साल से ही कंटिन्यू चल रहा है। इसमें उनके पिता जयंत सिन्हा के पिता क्या नाम है, जसवंत सिन्हा को भी ग्रामीण लोग उनके घर जाकर इनकी आप बीती सुनाए थे, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ और प्रदूषण से किसी प्रकार का निजात नहीं मिल पाया है। पिछली बार लोगों में आक्रोश भी था और उस दौरान खबर भी आज़ाद सिपाही छापा था, जिस पर डीसी के निर्देशानुसार उसमें वीडियो मनोज कुमार गुप्ता और राकेश श्रीवास्तव सीओ थे, उन्होंने जांच पड़ताल में भी जिक्र किया था कि यहाँ बहुत काफ़ी प्रदूषण है। ठीक है, अभी हम लोग टाउन में थोड़ा चलेंगे, वहाँ कुछ लोगों से मिलेंगे और क्या ग्राउंड स्थिति है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, इस बारे में लोगों से बात करेंगे। तो हम लोग सत्तू पी लेते हैं और फिर चलते हैं। अभी हम हज़ारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कुज्जू बाज़ार में हैं और एक होटल में हैं। ये होटल बहुत प्रसिद्ध है, क्या नाम है? नरेश दा का होटल है। तो यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हमसे जुड़े हैं, इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या है। सबसे पहले समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद चुनावी मुद्दा क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर आइए, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आइए बैठिए ना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप साहू हुआ, मैं कुज्जू का स्थानीय निवासी हूँ। तो यहाँ पर अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ का सबसे बड़ी, अभी हम लोग के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लिए प्रदूषण है। हम लोग साइडिंग के बगल में रहते हैं, हम लोग का ज़मीन जगह सब चल गया है, उसके बावजूद भी हम लोग को हक अधिकार का बात नहीं करता है। और हम लोग प्रदूषण से इतना त्रस्त हैं कि हम लोग का घर में भी जाकर देखिए, छत में अब चढ़ नहीं सकते हैं, पूरा धूल से भर जाता है। और यहाँ का जो जितना भी ठेकेदार लोग हैं, ना तो वहाँ तो पानी का पटाव करता है, ना कुछ करता है। मतलब यहाँ का लोग पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। बच्चा लोग को भी बीमार हो रहा है, हर तरह रोग से भी पीड़ित हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी आंदोलन कर नहीं सकते हैं, आंदोलन करने में क्षमता ही नहीं है। आवाज़ तो उठाया जा सकता है ना, उठाया जा सकता है। बाकी हम लोग का नेता बिक जाता है, करके बात करते हैं कि ये मेरे नेतृत्व करता है, ये मेरे लिए कुछ करेगा, पता चलता है कि यही आगे जाके तो इस बार जो मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, वो पॉल्यूशन ही है। हाँ, हम लोग के लिए तो पॉल्यूशन है, हम लोग के लिए तो पॉल्यूशन है। हाँ। आपका क्या नाम है? एमडी मुकर्रम। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? बेरोज़गारी, विकास नहीं हो रहा है, और जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं वही है जो प्लास्टिक का होटल, प्लास्टिक का झोपड़ी, वही विकास का नाम पे 10 साल में तो और नहीं हुआ। और हमको लगता है कि विकास वही कर सकता है मनीष बाबू, मनीष जायसवाल जी। इसमें है दम। कैसे? उसे विश्वास है, वो करने वाले जुझारू है। और रही बात पैसा का भी नहीं है, सोर्स का भी, हर चीज़ का उस अवेलेबल है। और वैसा ही आदमी चाहिए जो जवानों का बात सुने, नौजवान का हित में है। और जो ये पॉल्यूशन जो मुद्दा है, प्रदूषण है, वो चल रहा है, तो समस्या वही करेंगे, उन्हीं पर तो है। और हमारे इर्द गिर्द हैं जी। आपका नाम क्या हुआ? सीटू प्रसाद साहू। क्या? सीटू प्रसाद साहू। सीटू प्रसाद साहू। आपकी नज़र में यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम लोग के नज़र में सबसे बड़ा समस्या है कि साइडिंग का जो भी गर्दा है, हम लोग यहाँ के निवासी है, यहाँ पर हम लोग को कुछ मिलना जुलना नहीं है, और हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं जहाँ तक पहुँचा जाए। हम लोग जिनके आगे हम लोग नृत्य करते हैं, उनके पीछे पीछे रह जाते हैं, बाकी लोग गोल गप्पा कर देते हैं। उससे आपके जीवन में क्या तकलीफ़ हो रही है? हम लोग के जीवन में तकलीफ़ है यही है, उन लोग जो भी कह रहे हैं, हम लोग मतलब यहाँ से गर्दा से त्रस्त हम लोग हैं, और गर्दा से मुक्त हम लोग को होना चाहिए। बीमार हो रहे हैं लोग जी। चुनावी मुद्दा है जो हमारा विकास देगा उसी को हम वोट देंगे, है ना। और जो है हम लोग को विकास हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ ये जो है, जो बाज़ार है ना, बाज़ार ही ख़त्म हो गया। कैसे? जो इधर से बस चलता था, ये बंद कर रहा है फोर की वजह से। अच्छा। और हम लोग बेगारी हो गए,
एजेंटे करते हैं 150 कमाते खाते हैं। यहाँ कुछ हो जाता विकास होता तो कुछ काम करके आदमी कमाता खाता बढ़िया से। जनक प्रसाद। जनक प्रसाद जी, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रदूषण, रेलवे प्रदूषण। रेलवे हाँ, जो कोयला गिरता है ना, वो डस्ट बहुत उड़ता है, हम लोग को जीना आराम हो गया। तो कहीं आपने बोला नहीं इस बारे में? बहुत जगह बोला, सांसद को बोले थे, सांसद को ध्यान नहीं दिए। उसके एवज में उनको टिकटें अभी कैंसिल हुआ है। समझ गए ना? तो अब नया सांसद आए हैं और देखिए वो क्या करते हैं। प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए। सुबह में पोछा मारिए, रात को फिर वही कचरा हो जाता है। इस कारण बीमार आदमी 10 साल पहले मरेगा, आयु उसका ख़त्म होगा। प्रदूषण से मुक्ति चाहिए। अच्छा, ठीक है। इंटरसिटी जो ट्रेन चल रहा है उसको यहाँ पर रुकने का तो प्रावधान बनाइए उसको, कि इंटरसिटी रुके, यहाँ की जनता को फायदा हो। जी नमस्कार। थोड़ा सा वक्त चाहेंगे आपका, 2 मिनट। आपका नाम क्या होगा? तरुण अग्रवाल। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की तो देखा जाए तो डस्ट है। बेरोजगारी तो इस क्षेत्र में नहीं बोलेंगे, कि जो काम करने वाले लड़के रहते हैं ना, उनको कोई भी काम का कमी नहीं है, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे नहीं पढ़े लिखे हों। आप में काम करने का क्षमता होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी यहाँ समस्या है भू माफिया का, दूसरा अतिक्रमण का। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ से निकलिए, ये ट्रांसपोर्ट नगर से लेके आप स्कूल से देखते हुए नया मोड़ तक जाइए, आपको सड़क के किनारे जितनी भी गाड़ी हैं वो देखिएगा इतनी बेहतरीन तरीके से खड़ी रहती है, जो कि हमेशा एक्सीडेंट का डर रहता है। सरकार को, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी हमारा राज्य तो खुशहाल है। पॉल्यूशन से काफ़ी बीमारियाँ भी हो रही होंगी, क्योंकि मेडिकल स्टोर है तो आपको और ज़्यादा पता होगा किस तरीके की बीमारी हो रही होगी लोगों को। देखिए, टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम तो बहुत जोर चला, सरकार इस पे बहुत ध्यान दी, लेकिन अभी जितने भी यहाँ रैक जो लोडिंग होते हैं उसमें आयरन और कोयला का मात्रा का अधिकतर यहाँ पर ही वही है। तो अगल बगल की जितने भी बस्ती है उसमें आप जाके देखिए, सर्वे कीजिए कि लोग तरह तरह की बीमारी से, और आजकल नया आ गया कैंसर का, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीज़ थोड़ा बस्ती से हट के हो तो ज़्यादा अच्छा है। सरकार से एक और रिक्वेस्ट है कि यहाँ जितने भी बंद कोयलरी हैं उसको अगर चालू कर दें तो यहाँ जो और भी बेरोजगार युवक हैं उनको और भी रोज़गार मिलेगा, हमारा राज्य और तरक्की करेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे तो किसी भी तरह का समस्या नहीं रहेगा। और मैं ख़ास करके एक प्रशासन को एक चीज़ पे और ध्यान दिलाना चाहूँगा, अगर प्रशासन ध्यान दे तो, कि आजकल युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा नशे की जर्त में आ रही है। ये बहुत ख़तरनाक है। प्रशासन जानते हुए भी आंख बंद करती है तो वो अच्छा चीज़ नहीं है। सरकार के पास तंत्र अपना बहुत तंत्र है, तो सरकार इसको एक्टिव करे और वो खुद पता करे कि यहाँ कितने ख़तरनाक तरह के नशा के जो बिक रहे हैं वो उस पर रोक लगाए। आपने समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये तो आप आए, लोगों का समस्या आप लोग सुनते हैं, सरकार तक पहुंचाते, ये तो हम लोगों को आपका आभार करना चाहिए कि हमारी आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाते, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी आपका नाम क्या हुआ? सन्नी। सन्नी सनी नाम हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत समस्या है। आइए बैठिए। जैसे आपके सामने देखिए स्ट्रीट लाइट है। हाँ हाँ, वो आज तक नहीं जला है। दिखाओ सूरज में स्ट्रीट लाइट। जला ही नहीं है जब से लगा। नहीं। उसके बाद रोड आप देख लीजिए जी, नया मोड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक केवल डस्ट और धूल मिलेगा हर महीना आपको। आप पीछे रेलवे स्टेशन देख लीजिए, हमारे पीछे है, वहाँ से इतना डस्ट उड़ता है कि सभी लोग बीमार हो रहे हैं। जहाँ तक सांस लेने की भी समस्या है। और वहाँ बाज़ार भी लगता है संडे और बृहस्पति को, वहाँ आइए उस दिन देखिए कि काफ़ी लोग खांसते हुए आपको मिलेंगे जो कि बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कुजू की जनता की समस्याओं को जानने के बाद हमारी टीम हजारीबाग के लिए रवाना हुई।
वहाँ हमारी मुलाकात आज़ाद सिपाही के हजारीबाग ब्यूरो दीपक सिंह और विशेष संवाददाता डॉक्टर मिथिलेश से हुई। उन्होंने हमें हजारीबाग की समस्याओं से अवगत करवाया। अभी हम हजारीबाग में हैं और हमारे साथ हैं आज़ाद सिपाही के हजारीबाग ब्यूरो दीपक सिंह जी और विशेष संवाददाता हैं डॉक्टर मिथिलेश जी। हम इनसे जानेंगे, चूँकि ये तो हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं और हजारीबाग के स्थानीय लोग भी हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे कि हजारीबाग में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है और चुनाव को लेकर लोगों के बीच मुद्दे क्या हैं। दीपक सिंह जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि यहाँ सबसे प्रमुख समस्या क्या है। देखिए, अब चुनाव का वक्त है, कुछ ही महीनों में, लगभग 2 महीने बाद हजारीबाग लोकसभा में वोटिंग होगा। 20 मई को वोटिंग है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जनता वहीं रह जाता है। जो उम्मीद के साथ जनता नेताओं को वोट देती है वो पूरा नहीं हो पाता। आज हजारीबाग कई मायनों में पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए आज तक एयरपोर्ट नहीं बन सका। सरकार कहती थी कि लोगों को हवाई चप्पल पे हवाई यात्रा करवाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोग एक्चुअल में हवाई जहाज़ नहीं देख पाए हैं, क्योंकि यहाँ आज तक एयरपोर्ट नहीं बन सका। ये वही फेमस एयरपोर्ट रोड है जहाँ चाय की टपरी उपरी सब है, सब बोलते चलो एयरपोर्ट चलते हैं, लेकिन आज तक कोई प्लेन लैंड नहीं किया है। हजारीबाग में नाम का एयरपोर्ट है, जहाँ 1 दर्जन होटल, चाय के झोपड़ी, स्टॉल लगे हैं, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बन सका। ना तो यहाँ एरोप्लेन उतरते हैं, ना यहाँ से जाती है। तो यहाँ के लोगों के लिए आज तक एक सपना, एरोप्लेन और एयरपोर्ट सपना बन के रह गया। एक इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या हजारीबाग शहर के लिए ट्रैफिक की है। अगर आप हजारीबाग शहर में जाना हो, मार्केटिंग करना हो और आप 4 चक्किया वाहन से चले गए, तो निश्चित रूप से आपका 4 से 5 घंटा व्यर्थ में व्यतीत होगा, क्योंकि सारे सड़क पे 2400 घंटा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 12 से 14 घंटा जाम का आलम रहता है। सुबह 8 बजे के बाद और रात 8 बजे तक ये जाम का आलम आपको देखने मिलेगा। सारे रोड, जो यहाँ मुख्य मार्केट है, चाहे मेन रोड हो, गुरु गोविंद सिंह रोड हो, कोर्रा रोड हो, इसके अलावे यहाँ तक कि प्रशासन भी शहर में घुसना नहीं चाहता। उसे भी डर लगता है कि मैं शहर में घुसूंगा, जाम में फंस जाऊंगा, तो मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए भी प्रशासन के पास कोई रोड मैप नहीं है। प्रशासन इस पे आज तक एक कदम नहीं आगे बढ़ पाई है। न रोड का चौड़ीकरण हुआ, न ट्रैफिक समस्या है। आप चौक चौराहे पे देखिए, बेतरतीब से गाड़ियां खड़ी है। टोटो वालों ने पूरा शहर को और सड़क को कब्जा कर लिया है। प्रशासन मात्र मुख्य दर्शक बना हुआ है। एसपी बदले, डीसी बदलते हैं। हम लोग बराबर ये मामला उठाते हैं, उनसे जानना भी चाहते हैं, उनको हम लोग आगाह भी करते हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन वो लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं। नेताओं की तरह यहाँ के प्रशासन भी जनता को आश्वासन देते हैं। तो जैसा कि जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की जनता है, तो उनका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा इस बार जो जनप्रतिनिधि का वो चुनाव करेंगे, तो किस आधार पर वो चुनाव करेंगे? चूँकि आप ग्राउंड पर हैं, तो इस बारे में भी आपने बात की होगी, तो क्या फीडबैक मिला आपको? देखिए, एक समस्या और मैं बोलना भूल गया, विस्थापन भी इस क्षेत्र के लिए बड़ा समस्या है। आप बगोदर क्षेत्र, बिशुनगढ़ क्षेत्र, बरकट्ठा क्षेत्र के अलावे कटकमसांडी क्षेत्र या और भी हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसे प्रखंड हैं जहाँ के लोग दूसरे शहरों, दूसरे राज्य के अलावे विदेशों में कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग
मैं गिनती नहीं बता सकता, सऊदी में काम कर रहे हैं और इत्तेफाक से कोई घटना घट जाती है, उनका डेथ हो जाता है, तो उनके परिजन को 100 मंगाने के लिए यहाँ काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पदाधिकारी से लेकर राजनीतिक दल के लोगों तक गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है विस्थापन, जो यहाँ रोज़गार की कमी होने के कारण लोग दूसरे शहर, दूसरे राज्य और दूसरे देश में जाकर काम करते हैं। अब यहाँ तो नेशनल लेवल के लीडर्स रहे हैं, फिर भी यहाँ रोज़गार का इतना प्रॉब्लम क्यों? देखिए, यहाँ नेशनल लेवल के लीडर रहे हैं, हमारा हजारीबाग वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तक दिया है, लेकिन उन्होंने अपेक्षाकृत हजारीबाग का कोई विकास नहीं किया। आप एक रेलवे स्टेशन को छोड़ दें और एक मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे आप विकास का मापदंड कह सकते हैं कि हजारीबाग विकास की ओर अग्रसर है। रेलवे स्टेशन तो बना, लेकिन रेल भी यहाँ का झुनझुना की तरह रहा है। साल 2 साल 4 साल बाद एक रेल देके लोगों को मात्र गुमराह किया जाता है कि मैं आपके विकास के लिए प्रयासरत हूँ, भागीदार हूँ, मैं यहाँ रेल लाया, मैं यहाँ स्टेशन लाया। लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को कहीं जाना है तो वो दूसरे स्टेशन का ही सहारा लेता है, या रांची जाएंगे, या कोडरमा जाएंगे, या गया जाएंगे, या पटना जाएंगे। यहाँ से 1-2 ट्रेन जो हाल फिलहाल में शुरू हुई है 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के अंदर, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। मात्र स्टेशन भी बना तो मालगाड़ी और कोयला ढुलाई के लिए। मतलब जो विकास करेगा वही चुनाव जीतेगा। इस बार जनता इसी आधार पर वोट करेगी, ना कि पिछले बेसिस के आधार पर वोट करेगी। सुनील जी, आपका कुछ सवाल हो तो आप आए यहाँ पे, कुछ सवाल पूछें। देखिए कांटा होगा वहाँ। नहीं, ठीक है। दीपक जी, जिस तरह से लगातार आप लोग ग्राउंड में ये करते रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ये पलायन और विस्थापन की समस्या तो है ही। इसके अलावा जैसे मान लीजिए बिजली की समस्या है, ये भी समस्याएं आम समस्या हैं। इससे हट करके यहाँ रोज़गार के लिए अगर बात करें कि यहाँ के युवाओं के लिए, तो रोज़गार का क्या स्कोप है, किस तरह से देखते हैं यहाँ, किस तरह का इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? जैसे कि आपने इससे पहले हम लोग जब लोगों से बात कर रहे थे तो उसने बताया कि यहाँ रेलवे स्टेशन तो बन गया, रेलवे लाइन भी बिछ गई, लेकिन वो सिर्फ माल ढुलाई के लिए है। लेकिन वहाँ से ये विकास की पहिया कैसे इस पटरी पर दौड़ेगी, इसके लिए कोई रोड मैप है या कुछ ऐसा प्लानिंग है, ये ब्लूप्रिंट किसी नेता का कोई विज़न इस तरह का दिखा आप में? देखिए, यहाँ भी न्यू जनरेशन है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उससे भी पता है कि रोज़गार के लिए मुझे दूसरे शहर का ही रास्ता अख्तियार करना होगा, दूसरे राज्य ही जाना होगा। यहाँ रोज़गार के लिए कोई स्कोप नहीं कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर इस क्षेत्र में रोज़गार या कोई एम्प्लॉयमेंट उसको रोज़गार मिल जाए, तो ये संभव नहीं लग रहा है। वो पढ़ाई करेगा, पैसा खर्च करेगा और अंततः उससे रोज़गार के लिए दूसरे शहरों पे ही डिपेंड होना होगा। हजारीबाग में रोज़गार के लिए मेरे नज़र में तो कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ जिसको वो आधार बना के अपना सेटल हो सके। जिस तरह से इनके साथ बातचीत करने पर ये मामला तो समझ में आया है कि यहाँ एक पलायन बहुत बड़ी समस्या है और हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, छात्र यहाँ से पलायन करते हैं, रोज़गार के लिए युवा पलायन करते हैं, तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मिथिलेश जी, आप हमें बताएं कि आपकी नज़र में, सबसे पहले तो हम समस्या की बात करेंगे, फिर मुद्दे की बात करेंगे। आपकी नज़र में हजारीबाग में क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्या का जहाँ तक हम बात करते हैं तो हजारीबाग में समस्या ही समस्या है। आज हमको लगता है कि 50 साल पूर्व में जो था वो आज भी वही हमको देखने को मिल रहा है। केवल यहाँ पे नेता के नाम पर चेहरा बदले हैं, लेकिन समस्या सब वही है। हम यदि एजुकेशन की बात करेंगे तो अभी हजारीबाग में ही देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय है और विनोबा भावे विश्वविद्यालय में लगभग 7-8 कॉलेज हैं। यहाँ पे कुलपति नहीं है, प्रतिकुलपति नहीं है
और सारे पदाधिकारी विश्वविद्यालय में नहीं हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो है सो जितने भी कॉलेजेस हैं इनके विश्वविद्यालय के अंतर्गत, उसमें अनुबंध पे शिक्षक काम कर रहे हैं और अनुबंध पे शिक्षक काम कर रहे हैं और शिक्षक की बहाली हो नहीं रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा, वहाँ पे सुविधा है ही नहीं। जैसे शिक्षक का पद खाली है, जो पद है भी तो उसमें घंटी आधारित टीचर को बहाली कर दिया गया है, 600 रुपया प्रति घंटी। अस्थाई शिक्षक है ही नहीं। अभी देखिए 1 साल करीबन अभी बीत गया है और 1 साल से अभी VC प्रो VC अभी है ही नहीं। सिस्टम जो है सो बिल्कुल फेल हो गया है। एजुकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एजुकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। इतना अभी देखिए 11th का हुआ, 12th का हुआ, अभी जितने भी जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है आपके +2 विद्यालय का कमी है। स्टूडेंट जो है सो मैट्रिक पास करते हैं, उसके बाद +2 में एडमिशन लेने के लिए वो परेशान है, उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुला था। हाँ, मेडिकल कॉलेज भी सर, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी हजारीबाग में खुला। मेडिकल कॉलेज खुल तो गया, लेकिन यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो है सो कुछ नहीं है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुला, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, जो पुराना बैच है वो है, लेकिन यहाँ पे जो है सो आपका डॉक्टर का कमी है, डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर नहीं रहने से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। हायर एजुकेशन का भी स्थिति सर बताए तो कि हायर एजुकेशन का भी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे अभी विगत 1 वर्षों से ना VC हैं, ना प्रो VC हैं, ना रजिस्ट्रार हैं, ना कंट्रोलर हैं। तो क्या स्थिति रहेगा? सभी कॉलेजेज में जो है सो टीचर का कमी है। जहाँ पे सेंक्शन पोस्ट 12 है, वहाँ पे मात्र 2 टीचर, 1 टीचर से केवल काम चलाया जा रहा है। यहाँ कोई बड़ी कंपनी खुल क्यों नहीं पाई? बड़ी कंपनी सर, ये दुर्भाग्य है हजारीबाग के लिए। यहाँ पे इस हजारीबाग में जो है हमारे यहाँ वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, लेकिन वित्त मंत्री विदेश मंत्री रहे, इतने बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पे लोग रहे, लेकिन हजारीबाग को जो मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। जैसे यहाँ पे पलायन का समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ के युवा जो है सो पलायन कर रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, 10,000 5,000 ये सब में लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है सो अब आज तक यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं हो पाया। नहीं तो हमारे हजारीबाग से जितने ओहदे पर लोग थे, वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, बड़ी बड़ी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग सकती थी। वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। सुनील जी, कुछ आपको सवाल करना है? ये यहाँ पे हायर एजुकेशन का जैसे आप बात किए हैं, तो क्या टेक्निकल कॉलेज वगैरह भी यहाँ पे? नहीं सर, टेक्निकल कुछ भी नहीं है। कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं, कुछ नहीं है। तो यहाँ का छात्र अगर मान लीजिए कि कोई टेक्निकल अगर एजुकेशन के लिए, फिर उसको बाहर पलायन करना पड़ता होगा। हाँ, यहाँ के जो टेक्निकल कॉलेज नहीं रहने से यहाँ के छात्र हमेशा पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, या बड़े बड़े शहर महानगर जाते हैं। यहाँ पे लोकल लेवल पे जो होना चाहिए एजुकेशन का, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन वहाँ भी टीचर का कमी है। तो हमको लगता है कि टीचर का समस्या, जो प्रोफेसर का समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या है सर। सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, VC नहीं है, प्रो VC नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, कंट्रोलर नहीं है। ये सबसे बड़ा समस्या है सर। केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देने से यहाँ का समस्या का समाधान और निदान नहीं होगा। जब लोग से आप कनेक्ट होते होंगे, जब मिलते हैं, तो आम समस्याएं उनकी तरफ से क्या आती हैं? उनकी तरफ से देखिए सर, यहाँ सबसे बड़ा जो समस्या हजारीबाग में है वो स्वास्थ्य का है। हमारे यहाँ रिम्स खुल गया सर, रिम्स हमारे यहाँ खुल गया, लेकिन आज भी जब किसी को तबीयत खराब होता है, कोई बीमारी से ग्रसित लोग होते हैं, तो यहाँ पे जब भी सदर हॉस्पिटल में जाते हैं या मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो पता चलता है वहाँ डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उस स्थिति में उस मरीज को तुरंत लेके रांची भागना पड़ता है। तो हम वही कहें सर कि केवल बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देने से इसका समस्या का निदान नहीं है। उसमें जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आपको उपलब्ध कराना होगा। मेडिकल कॉलेज खोल दिए, आप डॉक्टर मुहैया करवा दीजिए, तो डॉक्टर हैं ही नहीं।
अभी लमसम कर्मचारी सर अनुबंध पे काम कर रहे हैं। तो ये अनुबंध ही खराब है, अनुबंध होना ही नहीं चाहिए। यदि आप विकास चाहते हैं कि समाज का विकास हो, जिला का विकास हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, ये अनुबंध नाम को ही हटा देना चाहिए। आपको आप बहाली कीजिए ना, आप बहाली डायरेक्ट कीजिए, इसको परमानेंट बहाली कीजिए। आप स्कूल में देख रहे हैं अनुबंध, कॉलेज में देख रहे हैं अनुबंध, अस्पताल में देख रहे हैं अनुबंध, सरकारी दफ्तरों में देख रहे हैं अनुबंध। तो ये अनुबंध नाम ही थोड़ा सुनने में ठीक नहीं लगता है सर। इस अनुबंध को जो है बंद करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। आते हैं, अब बोलिए अब कहाँ ले चलें, कहाँ चाय पिलाइएगा? और वहाँ कुछ लोगों से भी हम बात भी करेंगे। चलिए सर, यहाँ पे चलते हैं हम लोग, डेली मार्केट चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मोड़ चलते हैं। चाय का मटका चाय का यहाँ स्टॉल है जी, झील के पास जी। और काफ़ी लोग जुटते हैं, वहाँ जमा होते हैं, वहाँ चुनाव पे चर्चा भी होती है, लोग अच्छे अच्छे बात करते हैं। तो हम निश्चित रूप से हम लोग वहाँ चले, वहाँ के लोगों को भी जाने सुने। बिल्कुल बिल्कुल चला जाए। और दर्शकों आप भी चलिए हमारे साथ और चाय का लुत्फ़ उठाइए। चूँकि हज़ारीबाग में आए हैं तो यहाँ मटका चाय बहुत फेमस है, तो चलते हैं मटका चाय पीने के लिए। अभी हम हज़ारीबाग झील के पास हैं और ये झील बहुत फेमस है। ये झील क्यों फेमस है ये बताएंगे दीपक सिंह जी। देखिए, हज़ारीबाग में तो लगभग 1 दर्जन घूमने फिरने का जगह है, लेकिन हज़ारीबाग शहर के बीचों बीच स्थित यह झील हज़ारीबाग का हृदय स्थली कहा जाता है। शाम सुबह यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, कोई घूमता है, कोई दौड़ता है, कोई खेलता है। तो एक शहर के बीचों बीच ऐसा मनोरम दृश्य बहुत कम ही जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी खासियत यहाँ का यह है कि इसके जस्ट बगल में सेंट्रल जेल है, सारे बड़े पदाधिकारी का आवास है, और तो और इस झील से सटे हुए 4 पार्क हैं, जिनमें निर्मल महतो पार्क, सारले पार्क, जिला परिषद पार्क और स्वर्ण जयंती कैफेटेरिया शामिल है। तो निश्चित रूप से यह जगह शहर के लिए तो ऐतिहासिक है और पर्यटकों को लुभाता भी है। ये झील खूबसूरत तो है, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि इतना खूबसूरत अगर ये चीज़ एक पर्यटन स्थल है तो इसको उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए और होता भी है। लेकिन कुछ योजना धरती पर उतरने से पहले हवाई हो जाते हैं। एयरपोर्ट जैसा? बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा, जिसका शिलान्यास तो होता है, लेकिन वहाँ के लोग जहाज़ को देख नहीं पाते हैं। हज़ारीबाग के लोग चाहते हैं कि हज़ारीबाग में एयरपोर्ट बने, नाम मात्र कि सिर्फ चाय पीने का स्थल नहीं बन जाए, एयरपोर्ट बने। ये बहुत ही हैपनिंग जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग पूरा टूर मार के आए, काफ़ी बड़ी झील है सुनील जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसको थोड़ा इसको और अच्छे तरह से विकसित किया जा सकता है इसको। बिल्कुल। और ये जिस तरह से यहाँ पर एकदम प्राकृतिक एकदम सौंदर्य देखने को मिल रहा है, लोग भी यहाँ एकदम ताज़ी हवा लेने के लिए पहुँचते हैं। जैसा कि बताया कि सुबह शाम लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। इसे और भी अगर इसके सुंदरीकरण किया जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। अभी हम हज़ारीबाग झील के पास हैं। ये झील काफ़ी फेमस है और इस झील के पास हमें एक व्यक्ति मिले हैं जो स्थानीय हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया शैलेश चंद्रा है। आप हज़ारीबाग में कब से हैं? हज़ारीबाग में मैं 2010 से है। मेरा अपना ग्राम दारू हुआ। तो 2010 से लेकर अब तक हज़ारीबाग में कितना विकास हुआ है? विकास तो ज़बरदस्त, जब तक भाजपा का राज रहा तब तक विकास ज़बरदस्त रहा। उससे पहले और क्या राज, उसका किसका सरकार था उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जब तक भाजपा का सरकार रहा तब तक विकास हुआ। तो फिर से लोकसभा चुनाव का माहौल तो अब फिर से सज गया है, बन गया है। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है? बस भाजपा और भाजपा हाथ। अच्छा, भाजपा मतलब कमल खिलेगा तो खिलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है जनता चाहती है, जनता का डिमांड है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, यहाँ सबसे मुख्य समस्या हज़ारीबाग का क्या है? देखिए, समस्याएं तो हर जगह बहुत रहती हैं,
हर जगह, ऐसा नहीं सिर्फ हजारीबाग है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में समस्याएं हैं। कहने का तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट समस्या हर जगह का सॉल्व नहीं किया जा सकता है। किसी को, आम आदमी को, एक एक व्यक्ति का एक एक समस्या कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उसको नहीं सॉल्व कर सकता है। लोकसभा के प्रति मोर, लोकसभा का सबसे प्रमुख समस्या क्या है? लोकसभा का नहीं, हम हर विधानसभा, लोकसभा या कोई भी सभा हो, समस्याएं सबका बहुत रहती है, लेकिन किसी का समस्या को समाधान करना किसी व्यक्ति के लिए, अब मान लीजिए हमको खाने का समस्या है, इनको पानी पीने का समस्या है, इनको बाथरूम जाने का समस्या है, किसी को रोड का समस्या है, किसी को कहीं का समस्या है, तो हर समस्या को समाधान करना ये बहुत मुश्किल है। मैंने यहाँ जाना कि स्वास्थ्य की समस्याएं हजारीबाग में बहुत हैं। नहीं, स्वास्थ्य का समस्या तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बढ़िया मेडिकल खुलवा दिए हैं जयंत सिन्हा जी, और मेरे मतलब मनीष जायसवाल जी भी जो उम्मीदवार हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, मनीष जायसवाल जी के सामने एक चुनौती हो गई है। देखिए, जयंत सिन्हा जी थे तो वो 4.5 लाख के मार्जिन से चुनाव जीते थे। जी। अब मनीष जायसवाल के सामने ये प्रूव करना होगा भाई कि हम भी अब 4 लाख से ऊपर ही जीते। एक चुनौती ही है उनके सामने। नहीं, वो तो बात बिल्कुल सही कहना आपका है, चुनौती तो है, इसमें नो डाउट। बट क्या है ना कि अभी सबसे बड़ा जो चीज़ है, मान लीजिए जयंत सिन्हा जी थे, ठीक है, उनका मैं व्यक्तिगत आभार व्यक्त हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ उनका भी, मनीष जायसवाल का भी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बट एक समय होता है, किसी भी चीज़ का एक टाइम होता है, समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए जयंत सिन्हा जी अगर विकास किए तो उनका टिकट क्यों कट गया? ये तो देखिए ऊपर वाले का हाई लेवल का चीज़ है, वो सब तो हम लोग यहाँ आम जनता बता नहीं सकते हैं। लेकिन भाजपा जी, आप भाजपा सपोर्टर हैं? सपोर्टर नहीं है, जो काम करेगा मैं उसका सपोर्टर हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुजीत कुमार सिंह हुआ। कहाँ से हैं? हजारीबाग से ही हैं। जी। क्या उम्र है आपकी? 26। जी। वोट दे रहे हैं, पिछले बार से ही वोट दे रहे हैं, 2019 से ही वोट दे रहे हैं, और बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि केंद्र से बहुत अच्छा आता है, फंड वगैरह केंद्र से बढ़िया है, लेकिन राज्य से हमारा वैसा विकास नहीं हो पा रहा है ना। जैसे में देखिए, केंद्र से जितना भी सेंट्रल रोड वगैरह है, NH है, वो सब कितना अच्छा चकाचक हो रहा है, लेकिन ग्रामीण तक हम लोग को सड़क नहीं जा रहा है, जो कि राज्य से। अभी देखिए, कल का JPSC एग्ज़ाम में लीक हो गया, कितना बड़ा हंगामा हुआ। चतरा में हमारा कितने लोग भाई बहन लोग हैं जिन लोगों को ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया, लगभग 20 मिनट पहले एंट्री कराया गया। तो बहुत सारा समस्या है यहाँ पे। थोड़ा सा सबसे ज़्यादा है कि प्रशासनिक यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, जो कि हमारा भी हजारीबाग क्षेत्र में देखिए, ट्रैफिक हर जगह पे। कल हम लोगों का JPSC एग्ज़ाम समय बहुत सारे लोग जा रहा है, लेकिन टाइम से नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ पे तुरंत ट्रैफिक लग जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। हम यही चीज़ कहेंगे कि BJP के हम लोग तो शुरू से सपोर्टर हैं, बस चाहेंगे कि हमारा थोड़ा बेहतर हो। जो हमारा अभी हजारीबाग में रेलवे स्टेशन बना है, इसको कहीं सेंट्रल से जोड़ा जाए, कहीं ट्रेन चालू कराया जाए, ये सब सेंट्रल का वर्क है। ये सब में थोड़ा सा ग्रोथ होने का काम ज़रूरी है। हमारा हवाई अड्डा आज नहीं, पिछले बार ही इसमें बात किया जाए तो भूमि पूजन हुआ, लेकिन अभी तक बात किया जाए तो वो ऐसा हो गया कि वो एक टाण ही है और टाण ही रह जाएगा। लोग यही बोलते हैं चलिए चाय पी के आते हैं एयरपोर्ट से, बस इतना ही भर रह गया। नहीं, वही हो गया हमारा। इससे पीछे अभी देखिए, देवघर में निशिकांत दुबे जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि वहाँ देखिए कि अभी इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया। तो हमारा हजारीबाग जो कि पुराना सबसे बड़ा संसद है, अभी जिला में भी बताया जाए सबसे बड़ा जिला था, लेकिन यहाँ पर कोई वैसा काम नहीं हो पा रहा है। काम होने का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी झील पे हम लोग का इसका सुंदरीकरण होना चाहिए। बहुत सारे चीज़ है, मुद्दा तो बहुत। आप क्या करते हैं? अभी समझिए कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी का तो आशा है नहीं। हम लोग भी ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग भी बहुत सारा एग्ज़ाम देते ही हैं, JPSC हम भी दिए थे। आप भाजपा सपोर्टर हैं? हाँ, तो आप चाहेंगे मनीष जायसवाल जीते? हाँ, मनीष जायसवाल जीते और अच्छा काम करें। अपेक्षा है? अपेक्षा यही है कि जैसे बोलें कि हमारा ट्रेन का यहाँ पे हो, झील सुंदरीकरण हो, हमारा एयरपोर्ट का कम से कम जो है वो चीज़ हो जाए।
या बहुत सारे चीज़ है वो सब हो। और क्या है जो सेंट्रल से मिलता है वो चीज़ को लाने का, जैसे निशिकांत दुबे जी आज सेंट्रल से जो भी मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेके आते हैं अपने क्षेत्र में। वैसे हम चाहेंगे कि मनीष सर भी हैं वो लेके आए, हमारे हजारीबाग को अच्छा स्मार्ट सिटी बनाने का कोशिश करें, बस यही। और स्वास्थ्य को लेकर यहाँ ठीक है? अभी हॉस्पिटल में जैसे अभी नया बना है, लेकिन यहाँ पे तो अभी कुछ वैसा नहीं है, जो है सो हमारा पुराना सदर में ही चल रहा है। इलाज होता है यहाँ? यहाँ पे अभी कोई इलाज वगैरह नहीं हो रहा है। अब रेफर बाहर ही किया जाता है ना? बताया तो गया था कि डॉक्टर बैठता है, लेकिन पता नहीं इलाज हो रहा है कि नहीं, सो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? गए थे इलाज, गए हुए थे। क्या चीज़ को लेकर? वही देखने के लिए कि इलाज चल रहा है कि नहीं, तो वहाँ तो नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य समस्या है? हाँ, स्वास्थ्य समस्या है। सदर में जैसे जाइएगा तो रात का वैसा कोई साधन नहीं है कि आपको मैंने इलाज सही ढंग से हो, फिर प्राइवेट में लेके जाना पड़ता है। बस यही समस्या है। आप वही चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, है ना? जैसा कि लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और 20 मई को हजारीबाग लोकसभा में मतदान होगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हजारीबाग के डीआईजी सुनील भास्कर जी। हम इन्हीं से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां? जो हम लोग को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इलेक्शंस होते हैं, जैसे एक प्री पोल पीरियड होता है, एक जब अनाउंसमेंट होता है उसके बाद पोलिंग के बाद का जो फेज़ होता है, तो तीनों स्टेजेस के लिए जो पुलिस है वो तैयारी कर रही है। तो जो प्री पोल पीरियड है उसमें जैसे हम लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शंस मिले हुए हैं, और उसके बाद जो आपको एरिया डोमिनेशन करना है और डी माइनिंग करनी है और वल्नरेबिलिटी मैपिंग करनी है, तो उन सब बिंदुओं पे सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधीक्षक को हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है, जिसके तहत कार्रवाई हो रही है। तो जो लंबित वारंट कुर्कियों की जो स्थिति थी, कुर्की और पेंडिंग जो वारंट और कुर्की की स्थिति थी, वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है पूरे रेंज में, और हम लोग का विशेष फोकस है कि एक विशेष अभियान चलाकर इसको शून्य कर दिया जाए। तो उस डायरेक्शन में पुलिस कार्य कर रही है। और जैसे 1 जनवरी से अगर 14 मार्च तक की बात की जाए तो निरोधात्मक कार्रवाई 107 के तहत 10,837 लोगों पे की गई है। उसी प्रकार 110 सीआरपीसी के तहत 188 लोगों पे कार्रवाई की गई है। 116(3) में 344 लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन किया है। तो ये निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा जो अंतर्राज्यीय जो बैठक होते हैं, जो हम लोग नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस या फिर स्टेट पुलिस के बैठक करनी होती है, तो वो हमारे रेंज में हो चुकी है। बिहार पुलिस के साथ हम लोगों ने 18 तारीख को किया था, आईजी मगध रेंज, जोनल आईजी मगध रेंज के साथ, और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के साथ भी हम लोग 16 फरवरी को हम लोगों ने बैठक की थी आईजी सर के साथ। तो जो हम लोग के लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स हैं, जो बिहार झारखंड के क्रिमिनल्स हैं वहाँ वांटेड हैं, या जब बिहार या बंगाल के क्रिमिनल्स हैं जो हमारे यहाँ केसेस वांटेड हैं, तो लिस्ट का आदान प्रदान हुआ था और हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसी प्रकार जो इलीगल फायर आर्म्स हैं, इलिसिट लीगर है, उसकी बरामदगी भी एक विशेष अभियान चला के हो रहा है। तो हम लोग अगर देखा जाए तो 1 जनवरी से लेकर अभी तक कुल अगर एनडीपीएस के केसेस देखे जाएँ तो 24 केसेस हुए हैं, जिसमें कि 29 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें कि भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, अफीम की बरामदगी हुई है। इसी प्रकार हम लोग का विशेष फोकस है इलिसिट लीकर पे, क्योंकि वो भी चुनाव को प्रभावित करता है। तो उसमें भी 13 केसेस हुए हैं, 8 केसेस हुए हैं और 25 गिरफ्तारियां हुए हैं। इसी प्रकार भी जो आपके हथियार हैं, हथियार की बरामदगी भी काफ़ी संख्या में पूरे रेंज में हो रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन प्लान के तहत जो शैडो एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, उसको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। हज़ारीबाग में 7 है, कोडरमा में 6, चतरा में 1। और वो कम्युनिकेशन वहाँ कैसे होगा इलेक्शन के दौरान, क्या सेट फ़ोन यूज़ करेंगे या टावर्स लगाया जाएगा, उस पर भी हम लोगों ने वर्क कर लिया है और हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। जो आपकी टीम है तो उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी गई होगी लोकसभा चुनाव के दौरान, और क्या अपेक्षा होगी कि पब्लिक का बिहेवियर इस दौरान कैसा होना चाहिए, और जो आपकी टीम होगी प्रशासन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए लोगों के प्रति? सर देखिए, इसमें हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जो एक ट्रेनिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ट्रेनिंग में जो जानकारियाँ होना चाहिए, जो उनकी नॉलेज होना चाहिए इलेक्शंस को लेके, वो सारी जानकारियाँ उन्हें दी जा रही है। SMS के
इलेक्ट्रॉनिक सीज़न मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो उसकी जानकारी दी जा रही है। पब्लिक के साथ उनको कैसे बात करना है, क्या व्यवहार करना है। बाहर से भी फोर्सेज आएंगी तो उनको डूज़ एंड डोंट्स हम लोग अवेलेबल कराएंगे, एक पूरा बुकलेट बना के, और लोकल जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और बेहतर शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न होगा। सर, अभी रामनवमी भी आने वाला है, तो हज़ारीबाग तो हमेशा से संवेदनशील इलाका रहा है और चुनाव के दौरान भी संवेदनशील हो जाता है, चूँकि ये रामनवमी चुनाव के काफ़ी नज़दीक भी है। तो इस दौरान विशेष कोई, देखिए, इसमें हम लोग जो पूर्व का भी अनुभव रहा है, काफ़ी संवेदनशील रहता है, बट पुलिस अगर अच्छे से प्रिपेयर करे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से प्रिपेयर करे तो कोई ज़्यादा इश्यूज आएंगी नहीं। तो हम लोग अभी से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो जहाँ पे घटनाएं घटी हैं पूर्व में, उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। प्लस जो आपके जो जहाँ पे अवैध शराब का निर्माण होता है, जिन लोगों द्वारा कराया जाता है, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया गया है। उन पे भी 107 की कार्रवाई हो रही है। प्लस जो आपका कई बार मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी गठन कर लिया है ज़िलों में। और किसी प्रकार का भी मान लीजिए उसमें अफवाह होती है तो उसको हम लोग काउंटर भी करते हैं, और जिसने उसको पोस्ट किया है उस पर भी हम लीगल एक्शन लेंगे। तो पुलिस तैयार है और हम लोग इसको शांतिपूर्वक ढंग से करा पाएंगे, ये हम लोग को विश्वास है। तो ये थे हज़ारीबाग डीआईजी सुनील भास्कर जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बताया कि किस तरीके की तैयारी चुनाव के दौरान चल रही है। सर, आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्लेजर इज माइन। डीआईजी सुनील भास्कर से बातचीत करने के बाद हम लोग हज़ारीबाग मार्केट पहुंचे। हज़ारीबाग के समाहरणालय के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरे बाज़ार की गहमागहमी बरकरार है। लोग अपने ज़रूरी के सामान ख़रीदारी करने के लिए जुटे हुए हैं। इन लोगों से जो सामान बेच रहे हैं, जो सब्जियां बेच रहे हैं और जो ख़रीद रहे हैं, जो ख़रीदार, उन तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे इस बार के चुनाव में हैं। जिस तरह से चुनाव का बिगुल फूंका गया है, और ये होगा, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा रहेगा। चुनाव होना है और लोकसभा में क्या रहेगा। सर, हम लोग फुटपाथ है, हम लोग कैसे भी विचार करें, बोलिए। हाँ, फुटपाथ पे समस्याएं क्या है आप लोगों की? समस्याएं क्या, कुछ भी बस चल रहा है इसमें। मतलब घर में क्या समस्या है? सड़क, बिजली, पानी, रोड, आवास। समस्या ऐसे बताइएगा तो हम चलाते हैं रिक्शा। क्या समस्या है? हाँ। हम रिक्शा चलाते हैं। हाँ, हाँ। आप जान लिए कि रिक्शा वाला की समस्या अभी क्या चीज़ है। बहुत समस्या है, कोई देखने वाला नहीं है, बस अपना व्यवस्था अपने करो। कोई भी योजना अगर आता है तो फिर उसके लिए हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं रहता है। अपना परिवार कैसे हम लोग निर्वाह कर रहे हैं वो हम लोग को पता है। अभी किसी भी व्यवस्था को लेकर के किसी का पास जाएगा तो कोई खड़ा नहीं करेगा। रिक्शा जो चला रहे हैं, रिक्शा अभी भी इधर चल रहा है नहीं? कितना कमा लेते हैं रोज़ का? भाई कभी 200, कभी 150, कभी 300। 150-200 में परिवार चल जाता है। अब इसके सिवा देखिए सर, हम लोग काम कर रहे हैं, आज मेरा 25 साल हो गया है। 25 साल से चीज़ जो हम लोग पकड़ लिए है ना, छोड़ने का भी इच्छा नहीं होता है ये। इसलिए इसी पे मजबूरी में अगर दूसरा काम भी करेंगे तो होता नहीं है, बस इसी को पकड़ के रखें। राशन मिलता है? हाँ, राशन तो है। मेरा नाम हमारा डॉक्टर अनवर मलिक हुआ। अभी मैं 3 साल पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय से बॉटनी के हेड और डायरेक्टर बायोटेक्नोलॉजी डीन फैकल्टी ऑफ साइंस से मैं रिटायर हुआ हूँ। सर इतनी मतलब दिनों से आप मतलब इस शिक्षण क्षेत्र में रहे हैं, हज़ारीबाग की मूलभूत जो समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ समस्याएं हैं? हज़ारीबाग की जो मेन समस्या, शहर की समस्या अगर आप देखिए तो यहाँ रोड की कनेक्टिविटी और साथ साथ ट्रैफिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ठीक से वो मेंटेन नहीं हो पाता है। लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कहीं पर उसका पार्किंग प्लेस ठीक से ये नहीं है, और ट्रैफिक पुलिस भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। तो ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो है बहुत सॉल्व होना चाहिए आसानी से। दूसरी बात ये है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हज़ारीबाग में जगह जगह होना चाहिए था, जो कि कहीं भी इन लोगों ने खोला नहीं है। और अब लड़के सिर्फ पास करते हैं, बेरोज़गारी बहुत है, और स्किल के बगैर वो
काम नहीं कर सकते हैं। डिग्री से सिर्फ नौकरी मिलती नहीं है, स्किल छात्रों के अंदर होना चाहिए और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है बल्कि शहर में कम से कम 4-5 जगह होना चाहिए और ज़िला में तो हर एक प्रखंड में कम से कम तो होना ही चाहिए, जिससे कमी हम लोग देख रहे हैं। दूसरी समस्या हम लोग देखते हैं रेलवे की, जबकि बहुत ज़्यादा अर्निंग है रेलवे से है हज़ारीबाग से, लेकिन यहाँ से ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं ठीक से दी गई है। दिल्ली के डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से नहीं है, कलकत्ता की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अभी एक ट्रेन रांची से खुली है, वाया वो बोकारो चली जा रही है। अगर वही चीज़ अगर रांची से वाराणसी के हज़ारीबाग होते हुए जाती तो यहाँ के लोगों को भी जो है वाराणसी इतना फेमस तीर्थ स्थान है और वहाँ लोग जाना चाहते हैं, तो ये सब कमी हम समझते हैं कि है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे वो इन समस्याओं की ओर ध्यान देंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लोगों का कहना है कि यहाँ स्वास्थ्य का भी काफ़ी प्रॉब्लम है, क्या है क्या एक्चुअली में? बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज यहाँ तो एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन उसका अपना हॉस्पिटल भी अभी नहीं हुआ है। शहर का जो सदर अस्पताल था उसी को बना दिया गया है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो सबसे पहले तो अच्छा बहुत लैंडमार्क जो होना चाहिए एम्स टाइप का इंस्टीट्यूशन यहाँ खुलना चाहिए। देवघर जैसी जगह में एम्स खुल गया, लेकिन हज़ारीबाग में एम्स नहीं खुला है। तो मैं अपेक्षा करूँगा कि नई सरकार जो आए और नए हमारे प्रतिनिधि हों वो लड़कर एम्स हज़ारीबाग के लिए भी लाएँ, ताकि यहाँ मूलभूत जो बेसिक समस्या है स्वास्थ्य की वो यहाँ इस एरिया के लोगों की पूरी हो सके। और जो प्रमुख समस्या है, जो आम जन की समस्या है, मतलब डेली रूटीन की जो समस्या है, वो क्या है? डेली रूटीन तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक ट्रैफिक की समस्या है और बेरोज़गारी तो है ही है। बेचारे दिन पलायन भी है। मज़दूर जो है बेचारे यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं मैक्सिमम। वहाँ झारखंड मज़दूर यूनियन भी बनाए हुए हैं वो लोग बॉम्बे में, और वहाँ बहुत मौत भी होती है। अभी आप देखा हो उत्तराखंड में, बॉम्बे में भी लोग मर जा रहे हैं। तो ये पलायन की समस्या है, इसको दूर करने के लिए एक उद्योग यहाँ धंधा जो है वो शुरू करना चाहिए। बड़ी इंडस्ट्री यहाँ एस्टेब्लिश होनी चाहिए, जिसके लिए तरफ सरकार का ध्यान नहीं है और हमारे जनप्रतिनिधि भी इस तरफ ध्यान सरकार का आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मूलभूत समस्या जो हमारे पलायन की है और बेरोज़गारी की है उसको दूर करने के लिए बड़े इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हज़ारीबाग में होनी चाहिए। देश स्तर के नेता यहाँ हुए, लेकिन अभी तक कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग पाई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसके पीछे तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल बात तो सही है कि हमारे क्षेत्र के जो एमपी वो विदेश मंत्री भी रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं, और लेकिन कुछ समस्या ज़रूर रही होगी। वो कोशिश उन्होंने किया, जैसे रेलवे के लिए उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन जो ये बेरोज़गारी की समस्या के लिए बड़ी इंडस्ट्री खोलने की समस्या थी तो वो नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो स्थानीय मतलब इशू है। तो क्या लगता है आपको जो वोटिंग होंगे ये स्थानीय इशू पर होंगे या नेशनल इशू पर? जिस तरह से नेशनल इशू जिस तरह का चल रहा है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि दोनों इश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व होंगे। नेशनल इश्यूज़ तो है ही है क्योंकि उससे काफ़ी चर्चा है, और ये लोकल इश्यूज़ भी लोग देखेंगे। और पार्लियामेंट के इलेक्शन में जनरली तो वो नेशनल इश्यूज़ ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन अभी जो जिस तरह का समय गुजर रहा है उसमें हम लोग पा रहे हैं कि लोकल समस्याओं को भी लोग उठाते हैं, और वो भी एक फैक्टर होता है वोटिंग करने का। ये सब्जी क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम मेहता। घनश्याम मेहता। कहाँ के हैं आप? रहने वाले? इचाकुरा। इचाकुरा हज़ारीबाग के ही मतलब लोकसभा हुआ ना आपका? हाँ। लग रहा है कि चुनाव तो घोषणा हो गया है, 20 को यहाँ मतदान होना है। क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या मुद्दा है? आप लोग कुछ मांग है क्या? मांग क्या रहेगा सर? वही मांग रहेगा, आप लोग जो इधर मेहनत करते हैं थोड़ा अपना रहेगा, और क्या सब्जी जो बेचते हैं बस वही है। क्या कुछ सुविधाएं चाहिए आप लोग? हाँ सर, हम लोग थोड़ा सुविधा चाहिए, अच्छा रहे, आप करें, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हाँ, बस वही है। और कुछ विशेष मतलब जो डिमांड सब्जी ऐसे खुले में बेच रहे हैं, शेड उड बन जाए कुछ ऐसा? हाँ सर, देखिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छा बाल बच्चा बढ़िया से रखें, पालें, और थोड़ा अच्छा कहीं नौकरी मिलेगा, कोई व्यवस्था अच्छा रहे तो कर सकते हैं। तो कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? अच्छा जगह में थोड़ा अच्छा रहे। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। हाँ। शिक्षा बाल बच्चा का ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, अभी तो ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है सो। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक हो रहा है? कहाँ पढ़ रहे हैं? संत करुणा में। कौन सा क्लास? 2 में पढ़ रहा है अभी। हाँ, अभी आया अभी। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे? सरकारी में पढ़ा रहे हैं।
हाँ सरकारी ना है वो। हाँ खाना देता है। आगे और बढ़ते हैं, और भी लोग हैं। हाँ, क्या चुनाव होना है, इस चुनाव में आप लोग को क्या समस्या, जैसे आप एक महिला हैं, खुले में यहाँ पर जो है आप बाज़ार कर रही हैं, मतलब सब्जी बेच रही हैं, क्या कुछ कठिनाइयाँ आप लोगों को सामना करना पड़ता है? यहाँ पर सब्जी बेचते हैं हम लोग, सब दिन बेच रहे थे। कभी उठा पटा होता है, कोई मुसीबत से हम लोग लड़ते हैं, जाते हैं डीसी पास ने, तो कभी उठाते हैं, कभी बैठते हैं, कभी भगाते हैं। अब हम लोग का कहीं जगह नहीं है, तो इसीलिए सब्जी बेचते हैं। अब चुनाव होना है, नया जो है कि आपको सांसद चुनना है, तो कैसा सांसद चुनिएगा और क्या कुछ डिमांड आप लोगों का रहेगा कि आप लोग? बस हम लोग का यही डिमांड है कि हम लोग जब यहाँ पर नहीं बैठेंगे तो कहीं जगह देना चाहिए। हम लोग को बाज़ार दुकान खोलने के लिए ऐसा जगह दिया चाहिए कि कहीं बैठे हम लोग बेचने के लिए। कहाँ बैठेंगे रोड पर? हाँ, आपका सबसे बड़ा समस्या क्या है? जैसे सबसे बड़ा है यहाँ पर बैठे हैं सर, ये पार्किंग है, तो पार्किंग पर बैठे हैं ना हम, तो पार्किंग पर बैठे, जब हमको कहीं जगह नहीं मिला है तभी ना बैठे हैं यहाँ। हाँ नहीं, जैसे ठीक है ये रोज़ी रोटी के लिए है, लेकिन आम जिंदगी में जो है, मान लिए कभी बीमार पड़ते हैं आप लोग, तो यहाँ अस्पताल में जाते हैं? हाँ जाते हैं सर। इलाज ठीक होता है? इलाज ठीक होता है। मेरा लड़का के क्या बोले, मेरा जवान लड़का था, सदर में काम करता था, तो वो सदर में काम करते कहे गाड़ी चलाते घर गिर गया, यहाँ टूट गया, यहाँ टूट गया, तो उसको डेमोटाइन हॉस्पिटल में ले गए। पहले सबसे पहले वहाँ पर तो 50,000 रुपये बोल रहे थे कि जमा करने के लिए, जब तो उसको बाद ऑपरेशन करेंगे। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जमा कर पाते हैं। तो फिर थी जब मोदी सरकार जो कार्ड दिए हैं, वो कार्ड के दिखा रहा था, तो एक बार तो हम लोग के हटा दिए, वैसे भगा दिए। दूसरा बार जो हमारा देवर एक ठो पुलिस ने है, क्या बोलते हैं यहाँ थानवा नहीं है, डेमोटार के आगे मुसाफिर थाना, वहीं पर मेरा देवर है। तो वही जब अथी किए, बात किए, तब फिर वो अथी आयुष्मान कार्ड जो था उसी से फिर इलाज हुआ। कुछ पैसा लगाए, कुछ पैसा से इलाज हुआ। उसको बाद में फिर मेरा लड़का गिरे, तो यहाँ से लाए, यहाँ पर अथी मेरियम मोहल्ला नहीं बोलते हैं, यहाँ कन्हरी रोडवा तरफ, वहाँ पर गिरा मेरा लड़का। रात को दोस्त को बुलाया तो वहाँ पर गाड़ी से गिर गया, गाड़ी से गिर गया। फिर सदर ने रात को पुलिस सब छोड़ दिया, हम तो नहीं जान पाए। तो वहाँ से फिर ले गए रिम्स, चल गए रिम्स ने, तो हम लोग के वहाँ पर इलाज हुआ। वहाँ पर कोई अथी आयुष्मान कार्ड ने मेरा अपना पैसा लगाए, तो लड़का फिर हम बचा नहीं सके। लड़का का हम बचा नहीं सके, बचा नहीं पाए, नहीं बचा पाए। अब यही मुसाफिर है, सब्जी बेचते हैं, कभी उठाते हैं, कभी भगवाते हैं। इसलिए तो हम लोग यहाँ पर पार्किंग है, बेजगह, जानते हैं कि बेजगह है, हम लोग बेजगह बैठते हैं, लेकिन हम लोग का कहीं जगह दिया जाए तब ना हम लोग को यहाँ पर छोड़ दें। ये तो स्थिति है हज़ारीबाग की। एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, बेहतर इलाज नहीं मिल पाने के कारण। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, उनमें से सबसे प्रमुख समस्या यह है, यहाँ उन्हें बेहतर अस्पताल चाहिए ताकि उन्हें बाहर इलाज करने के लिए ना जाना पड़े। क्या लगता है यहाँ जो अब चुनाव होना है, तो नया आप लोग सांसद चुनिएगा, तो क्या आप लोगों का डिमांड है, क्या मुद्दा है आप लोग का? हम लोग का डिमांड है ये, दुकान लगाते हैं फुटपाथ पर, कहीं अस्थाई दिया जाए हम लोग के, यही डिमांड है हम लोग का। और विशेष हम लोग का डिमांड क्या रहा है? आइए और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार दुबे। तो दुबे जी, जैसे कि लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, क्या लगता है आपको कि हजारीबाग में कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए और क्या कुछ काम होना चाहिए? हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल जी भारी बहुमत से जीतेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ का मुद्दा क्या है हजारीबाग का? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है, नहीं हुआ सो बात नहीं है, लेकिन अभी और बहुत कुछ होना बाकी है, जो अवर टर्म में मनीष जी पूरा करेंगे। तो क्या कुछ होना चाहिए विकास में, मतलब क्या पैमाने में जो आप जैसे रेलवे लाइन जो इधर से हजारीबाग से गुजरा, इसमें राजधानी चलना चाहिए। आदमी हजारीबाग से बैठे सीधे दिल्ली उतरे आराम से, वो सुविधा सबसे पहले यहाँ बहाल हो। सिर्फ कोयला का ढुलाई कटकम साड़ी में हो रहा है, रोड एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ गया है, इस पर यातायात सुविधा दुरुस्त हो, ये मेरे दिमाग में होना चाहिए। और जैसे है कि विद्यालय में शिक्षक टाइम से नहीं जाते हैं,
इसमें सुधार हो, बच्चों की पढ़ाई के प्रति ये सब बुनियादी सुविधाएं हैं। टंडवा जैसे बिजली पावर प्लांट चालू हुआ, उसका सब यूनिट जल्दी चालू हो ताकि लोगों को समुचित माने 24 घंटा बिजली मिल सके, ये सब बात है। मतलब बिजली की भी समस्या है, मतलब बिजली की टाउन में ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गड़बड़ है। ग्रामीण क्षेत्रों का बिजली सुधारना चाहिए। अब और चलते हैं आगे, चाय की दुकान, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठते हैं और ख़ास करके चाय का दुकान एक ऐसा है राकेश जी कि जहाँ पे आपका राजनीतिक जो मसला जो है, सभी देश दुनिया के मसला जो है का हल जो है वो चाय की दुकान पे ही होती है। बता दें, सुबह से चाय नहीं पिए हैं, चाय पीने के लिए निकले हैं लेकिन सुबह से चाय नहीं मिला है। चलिए चाय पिया जाए पहले, उसके बाद और हम दर्शकों को भी चर्चा होगी। बिल्कुल, और वहाँ पे जो लोग होंगे चाय पीते हुए उनसे भी बातचीत करते रहेंगे। किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं उनके बीच, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चाय पे चर्चा करके देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो और यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों के बीच क्या कुछ चल रहा है, जिस तरह से देश में जो गतिविधियाँ हैं वो गतिविधियाँ काम कर रही हैं। हजारीबाग में क्या कुछ मुद्दे काम कर रहे हैं। और देखिए कुछ नहीं, चाय पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर, आइए आ जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आइए ना, आइए। कोई तो ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत वर्मा। रंजीत जी, जिस तरह से चुनावी बिगुल फूंक चुका है और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से आप लोग एक जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजेंगे दिल्ली के लिए, क्या मुद्दा खास रहेगा और क्या मुद्दा ऐसा है जो अब तक उसका सॉल्व नहीं हो पाया है, जो चाहते हैं कि जो नए जनप्रतिनिधि हों वो उन मुद्दों को समाप्त करें? जी, सभी को झारखंडी जोहार। अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और किसी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी घोषित किया है। एक सामान्य नागरिक की तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में खास करके हजारीबाग में जो कुछ कॉमन एक छोटे छोटे मुद्दे हैं, अगर हजारीबाग की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्षेत्रों का विकास प्रॉपर हुआ है। अगर हम लोग कटकम सांडी, कटकम दाग कहें तो उन क्षेत्रों का विकास हुआ है, लेकिन अगर आप दारू प्रखंड की ओर आप मुड़ेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ की सड़कें, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। हम ये चाहेंगे कि जो भी इस क्षेत्र के सांसद बने उनसे ये आग्रह होगा कि उनके नज़र में सारा क्षेत्र एक समान हो और जो पूर्व में जो काम लिया गया हो उस पर उसको पूरा करें। साथ ही साथ झारखंड में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी आए दिन आप देखते होंगे कि बहुत सारे पेपर लीक का मामला बनता है। तो सांसद महोदय से जो भी बनेंगे हमारे, उनसे ये आग्रह होगा कि इन छोटे छोटे बिंदुओं पर, जिसमें कि छात्रों का जो रोज़गार का मामला हो, बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, स्कूल का मामला हो, उस पर वो विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ जो पानी का जो समस्या शहरी क्षेत्र में है उस पर भी उनको विशेष भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं ये भी एक मांग करता हूँ इस मन से कि यहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे शहरों में लड़कियों के लिए आपको बसेस की सुविधा दी गई है, लेकिन हजारीबाग में स्कूल में, कॉलेज में जाने के लिए अलग से बसों की सुविधा नहीं दी गई है। तो अगर कोई भी अगर बने, उनसे आग्रह होगा कि उन छात्राओं के लिए, उन बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बसेस हो जो कि उनको निर्धारित स्थान पर लेके जाएं, ताकि उनका भी विकास हो और भारत के विकास में वो भी अपना योगदान दे सके। जी, ये तो मतलब स्थानीय मुद्दा है। क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय मुद्दा भी यहाँ पे काम करेगा? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय मुद्दा काम करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हजारीबाग पूर्व से भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें रहा है और इसमें हजारीबाग में धार्मिकता जो है, बहुत धर्म के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा झुकाव है और जो विकास हमारे देश में हुआ है, जो अपेक्षा है, तो उन सब मुद्दों पर भी लोगों का रहेगा। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा इस मन से कि आप जानते हैं कि इस देश के विकास में सरकारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो पुरानी पेंशन है उसको समाप्त किया गया है। आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद अगर 2200, 2400 या 3000 रुपये मिलता है एनपीएस से, अगर वो रिटायर करते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी। तो आग्रह करूंगा कि इन मुद्दों को भी शामिल किया जाए और पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल कराई जाए। जी, धन्यवाद।
ये पुरानी पेंशन एक नया मुद्दा जो है कि यहाँ पे सामने आया है। सरकारी कर्मचारी हैं और ये अपने भविष्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिंतित भी हैं और होना भी लाजमी है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने पेंशन के लेकर के बहुत ज़्यादा आश्वस्त होना चाहते हैं। हमारे साथ में एक है व्यक्ति, क्या नाम हुआ सर आपका? विपिन कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा हजारीबाग के विकास के लिए? कैसा खाका खींचना चाहते हैं कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? सांसद हमारा सांसद ऐसा हो जो देश की दिशा और दशा तय करता है। अगर वो सांसद नली और गली बनाने लगे तो वो देश और दिशा के बारे में नहीं सोच सकता है। उसका काम है, एक ही काम हम सोचेंगे कि जो विभाग है, नली गली का भी विभाग है, नगर निगम है, PWD है, बहुत सारा ऐसा विभाग है हजारीबाग में, और सामाजिक जो काम करता है। ये हजारीबाग में 5 विधानसभा आता है और उन 5 में नली गली अगर देखे सांसद तो संभव नहीं है। दूसरा चीज़ कि लेकिन इस सांसद को देखना पड़ेगा कि उस विभाग को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए सही ढंग से काम करने के लिए प्रेशर देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है मेडिकल, नगर निगम है, आप देख रहे होंगे इन लोगों को चुस्त दुरुस्त करना। सांसद बड़ी बड़ी बातों को, जो अहम मुद्दा है उसके विषय में सोचे, जैसे आम जनता का हित के लिए है। वृद्धा पेंशन ये राष्ट्रीय स्तर से उठाए, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन हुआ और वगैरह वगैरह पेंशन है, उस सब चीज़ को लिए आवाज़ उठाएं और उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए उस विभाग को टाइट करें, तभी वो हो सकता है। सर आपका नाम क्या हुआ? शैलेश जैन। आप हजारीबाग में कब से हैं? जन्म से हजारीबाग में। हजारीबाग में परिवर्तन हुआ है जब से आप जन्म लिए हैं, तो विकास का जो ग्रोथ रेट होना चाहिए उतना विकास हुआ है यहाँ पे? नहीं, विकास जरूर हुआ है, लेकिन हर कोई बाशिंदा जहाँ रहता है चाहता है कि विकास और हो, और हम भी चाहते हैं कि हजारीबाग का विकास और हो, अच्छी तरह से हो। बाकी तो प्रशासनिक आदमी, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, उन लोग इस बारे में ज़्यादा बेटर जानते हैं और उन लोग भी कोशिश करते ही होंगे कि हजारीबाग का विकास हो, लेकिन हो सकता है कि और विकास हो, जगह है। तो हजारीबाग का मेन प्रॉब्लम क्या है? जन जन का प्रॉब्लम क्या है? आज के दिन में अगर आप पूछिएगा तो पार्किंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जाम लगना, ये बहुत अहम मुद्दा है। और इस मुद्दा को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो हमको लगता है हजारीबाग काफ़ी साफ़ सुथरा और शांत हो जाएगा। मेडिकल की स्थिति क्या है यहाँ पे? मेडिकल पहले तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब इधर में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हजारीबाग में खोले हैं, जिसका बेनिफिट हम लोग को मिलता है अब, और हम लोग भी आगे भी आशा करते हैं कि और अच्छे हॉस्पिटल्स आएँ। बाकी तो एम्स वगैरह तो अभी यहाँ हमको उम्मीद नहीं है कि अभी चालू होगा। रेलवे स्टेशन के बारे में भी लोग बोल रहे हैं ट्रेन रुकना चाहिए, लोगों का डिमांड है। बिल्कुल, ट्रेन का स्टॉपेज और बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज स्टेशन चालू है, हमको लगता है 4 साल हो गया होगा, और उस बीच में अभी तक हम लोग को एक्सपेक्टेशन जो थी वो ट्रेन मिली नहीं, लंबी दूरी की एक भी ट्रेन नहीं मिली, और सब छोटी दूरी की मिल रही है। वंदे भारत एक मिला, जो बहुत बड़ी बात थी हजारीबाग के लिए, और स्टेशन भी अच्छा है, सुंदर है, बट ट्रेन और होनी चाहिए, कम है। आपका मत बहुत कीमती होता है, तो आपका पर्सनल मुद्दा क्या रहेगा कि मैं इस सांसद पर जाके मैं इसे वोट करूंगा? जो भी हजारीबाग के विकास के बारे में बात करेगा और जो भी इस पार्किंग के समस्या का समाधान के लिए सोचेगा, मैं उसी को वोट दूंगा। अभी हम हजारीबाग में हैं। जैसा कि सबको पता है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम हजारीबाग के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। सर आपका नाम क्या हो? मेरा नाम मनोज सिंह है। आप कितने साल से हजारीबाग में हैं? हजारीबाग में मैं बहुत दिनों से हूँ, लगभग 20-25 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। तो हजारीबाग जैसा पहले था, जैसा आप हजारीबाग को देखते आए हैं, और अभी के हजारीबाग में कितना फ़र्क है? अभी के हजारीबाग में और पहले के हजारीबाग में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, लेकिन फ़र्क बहुत अलग तरह का फ़र्क है।
पहले जो है सो जो यहाँ पे होता था, जिस तरह का डेवलपमेंट होता, हज़ारीबाग को लोग सुकून का लाइफ पसंद करते थे, जो लोग हज़ारीबाग में रहते थे। आज जब से यहाँ पे माइनिंग वगैरह का जब से आया है यहाँ पे, मतलब चाहे किसी भी कंपनी का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब से आया है तब से यहाँ पे सुकून चैन यहाँ के आम लोगों का छिन गया है। डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हुआ है तो रेल आई है अगर, तो सिर्फ और सिर्फ जो है सो कोयला ढोने के लिए आई है। और अभी मतलब सिर्फ चुनाव के वजह से कुछ ट्रेनों को यहाँ चलाया गया है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वजह से चलाया गया। ऐसा डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ उस तरह का नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए था। हज़ारीबाग को जो मिलना चाहिए था उससे आज भी वो। तो हज़ारीबाग को क्या मिलना चाहिए था? विकास किस क्षेत्रों में होना चाहिए? विकास पहले तो विकास 2-3 क्षेत्रों में ज़्यादा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर विकास यहाँ हो जाए और सड़क सही अच्छी हो जाए, बिजली अच्छी हो जाए, तो सारा चीज़ का विकास खुद ब खुद हो जाता है। यहाँ पे बिजली की व्यवस्था तो खैर पूरे झारखंड की सही नहीं है। हज़ारीबाग का तो खैर वन ऑफ द वर्स्ट व्यवस्था ऑफ द झारखंड। बिजली यहाँ 8 से 10 घंटे रहती है, मतलब 24 घंटे में 10 घंटे बिजली रहती है। इतना मतलब अच्छे हालात बिजली के यहाँ बिल्कुल नहीं है। हालांकि पूरे झारखंड में भी शायद यही हालात हैं जैसा सुनते हैं, लेकिन हज़ारीबाग का स्थिति बहुत ख़राब है। अभी जो लोकल जो समस्या है, मेन समस्या एक होता है किसी भी जगह का कि हाँ ये समस्या हर कोई बात करता है, तो वो प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या में यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या है। स्वास्थ्य की समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या के रूप में उभर के आई है। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के पास सारा एमिनिटीज़ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसके बाद भी यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। किसी भी तरह का कोई इलाज नहीं होता है। यहाँ का जो अस्पताल है सिर्फ रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग मरीज़ दिखाने आते हैं, सीधा रिम्स रेफर, बस। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता है। अगर ओटी कुछ बना भी है, अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे न्यूज़ में देख रहा था कि एक मॉडलर ओटी का उद्घाटन हुआ जो 70 लाख रुपए के आसपास लागत से उद्घाटन हुआ है, लेकिन वो ओटी कितना हद तक सक्सेसफुल होगा उसका जो है सो कोई गारंटी नहीं है। शायद उसमें 10-20 ऑपरेशन हो भी कि नहीं हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ ओटी में या फिर हॉस्पिटल में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया जाता है कि अगर बनाए हैं तो 2 ठो ऑपरेशन कर दो भाई। सरकार के एक डाटा में भी रहेगा कि 2 ठो ऑपरेशन मेरा यहाँ पे हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर व्यवस्था, जो सही व्यवस्था होनी चाहिए जो स्वास्थ्य की, वो नहीं है। जो मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। इसके लिए आप तो भाई हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे जो है सो किस तरह की व्यवस्था है और स्वास्थ्य लेवल की किस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने या फिर सरकार ने करके रखी है। आप जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे, चूँकि आपका मत बहुत कीमती है, तो क्या मुद्दा रहेगा, प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा कि ये मुद्दा सॉल्व होना चाहिए तभी मैं अपना मत दूंगा? एक्चुअली क्या, जनप्रतिनिधि तो जो लोग एक्चुअली पब्लिक के पास तो बहुत ऑप्शन नहीं होते हैं। जो लोग खड़े होते हैं उन्हीं में से किसी एक को चुनना होता है, उसी में थोड़ा जो बेटर होते हैं उन्हीं को चुनना होता है। लेकिन अगर मूल सुविधा अगर किसी को चाहिए या किसी को वोट देना चाहिए कि इस मुद्दे पे वोट देंगे, तो सबसे पहला स्वास्थ्य के सेवा को लेकर के ही वोट देना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य सही का नहीं रहेगा तो वोट देने लायक भी नहीं रहेगा। जो प्रमुख समस्या है वही प्रमुख मुद्दा है स्वास्थ्य। और यहाँ का जो सदर अस्पताल है या फिर यहाँ पे हज़ारीबाग को जो है सो बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी मिला है, मेडिकल कॉलेज भी मिला है, लेकिन आज इतने सालों से जो है सो मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है किसी तरह का। न उसका हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, सदर अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल बना दिया गया, जिसके वजह से थोड़ी व्यवस्था और भी ख़राब हो गई। जो पहले से थी वो भी ख़राब हो गई। यहाँ कोई फैक्ट्री, कंपनी, कुछ वैसा कोई बड़ी कंपनी है या कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं? जानकारी है कुछ आपको इस बारे में? बड़ी फैक्ट्री के नाम पे तो यहाँ पे प्लांट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट के नाम पे यहाँ पे सिर्फ माइनिंग हो रहा है बस। यहाँ पे जितनी भी अडानी, अंबानी, जितने भी लोगों का यहाँ पे जो एनटीपीसी ने माइनिंग करवा रखा है, वो जो है सो सिर्फ माइनिंग के वजह से, मतलब सिर्फ यहाँ पे लूटने के वजह से, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ। यहाँ का डेवलपमेंट से किसी को कोई मतलब नहीं है। अभी हम बड़का गांव के चेपा कला
पंचायत में हैं? अभी तो इस क्षेत्र में हम लोग के हिसाब से तो सबसे बड़ी मुद्दा जो है, बड़ा समस्या है, वो विस्थापन का है। क्योंकि अभी जहाँ पे हम लोग हैं, हो सकता है ये आने वाले कुछ वर्षों में, 1 साल 2 साल में ये रहे ही ना ये जगह। कैसा हम लोग का जो दुख दर्द है सो तो कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं है। ब्लॉक वाले लोग जो हैं, आज जाइए, सीओ हो, बीडीओ हो, चाहे डीसीआई हो, कर्तव्यपरायणता के झूठा अहंकार में मानवीय संवेदनाओं को कुचल करके देशभक्ति और राष्ट्रहित का केवल दम बढ़ता हुआ मिलेगा। तो जो अभी वर्तमान में इसका विधायक है अंबा प्रसाद, ये समझिए हम लोग को 3 पंचायत जो है, डाड़ी कला पंचायत, सिंधवारी कला पंचायत और बड़का चप्पा पंचायत, और ये पंचायत को तीनों को बलि चढ़ा दिया, अपना स्वार्थ के चलता है। इसके शुरू से मानसिकता ये था कि हमें ट्रांसपोर्टिंग दे दीजिए और ठेकेदारी दे दीजिए, लेकिन इसको कंपनी कभी भाव नहीं देता था और इसके चलते ये आंदोलन करता था।